नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक के बारे में, जहां पे बहुत ही बड़ी गिरावट जो है कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से देखने को मिली। पिछले 3-4 महीनों में अगर आप देखेंगे, स्टॉक ऊपरी लेवल से बहुत ही बड़ी गिरावट दिखा चुका है। 2064 के आसपास का 52 वीक हाई था और वहां से अब स्टॉक 1750 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने देखा फ्राइडे के सेशन में भी यहाँ पे स्टॉक ऑलमोस्ट 1% तक टूटता हुआ दिखाई दिया और कहीं से भी इस स्टॉक में कोई परफॉर्मेंस देखने नहीं मिल रही है। निफ्टी बैंक निफ्टी में एक बिगेस्ट अंडर परफॉर्मर जो है कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज हम यहाँ पे कुछ बातों के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या इस स्टॉक में चल रहा है और क्यों ये स्टॉक जो है कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि क्यों स्टॉक आखिर क्वार्टर वन का जो रिजल्ट है उसके बाद से लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा ये होगा कि क्या यहाँ पे ऑपरेटर का कोई खेल चलता हुआ दिख रहा है। तीसरा ये कि क्या गैप फिलिंग जो इस चार्ट में कहीं ना कहीं गैप बना हुआ था वो एक ट्रैप बन गया रिटेलर्स के लिए। चौथा कि यहाँ पे कितनी डाउनसाइड अभी भी और बाकी है। और पांचवा, बिग अंडर परफॉर्मर जो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। और छठवा ये है कि जो सीईओ के अनाउंसमेंट की अनसर्टेनिटी है, यानी कि कहीं ना कहीं जो उदय कोटक साहब है वो उनका टर्म जो है दिसंबर के आसपास खत्म हो रहा है। उसके बाद नया सीईओ जो है वो कौन बनेगा, इस बात की जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसके कारण ये स्टॉक में आपको एक प्रेशर ऊपरी लेवल से देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें स्टॉक की, तो अगर आप इसके क्वार्टर वन के नतीजे देख रहे हैं जो कि यहाँ पे जून क्वार्टर के आपको देखने को मिले थे, तो हम यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट स्टैंड लोन नंबर की बात करें तो स्टैंड लोन नंबर में लगभग आपको सारी चीजें सही देखने मिली थी। लेकिन जिस चीज पे मार्केट का रिएक्शन देखने को मिला, जो चीज मार्केट को पसंद नहीं आई, वो थी प्रोविजनिंग का नंबर। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 364 करोड़ इस क्वार्टर में जो क्वार्टर वन में नंबर आया, पिछले क्वार्टर में था 147 करोड़ के आसपास का। और लास्ट ईयर अगर आप सेम क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो 23 करोड़ के आसपास का जो प्रोविजनिंग का नंबर था वो था। तो 23 करोड़ से बढ़ के 364 करोड़ हो गया था साल दर साल। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 147 करोड़ से बढ़ के 364 करोड़। तो कहने की ये चीज जो थी मार्केट को उतनी पसंद नहीं आती हुई दिखाई दी और उसके बाद यहाँ पे स्टॉक में गिरावट देखने मिली। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के अगर टर्म्स आप देख रहे हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड 3452 करोड़ का प्रॉफिट आया था। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देख रहे हैं तो क्वार्टर फोर में जो था 3495 करोड़, तो एक आध परसेंट के आसपास की क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको गिरावट देखने डेफिनेटली मिली। लेकिन क्वार्टर वन में आपको पता है कि सारे बैंकों के जो नतीजे हैं ऑलमोस्ट थोड़े गिरावट के साथ ही देखने मिलते हैं, फ्लैट देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे भी आपको फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। लेकिन साल दर साल देखेंगे तो 2071 करोड़ से बढ़ के लगभग 3452 करोड़ का नंबर देखने मिला है। लेकिन साल दर साल अगर आप देखेंगे लगभग 70% के आसपास की जो है बढ़त थी प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म में। तो कहीं ना कहीं नतीजे ठीक ठाक थे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉक में आपको एक मार पड़ती हुई डेफिनेटली दिखाई दी है। चार्ट्स पे भी अगर आप देख रहे हैं तो लगभग आप यहाँ पे देखेंगे ये स्टॉक एक रेंज में चल रहा है। प्री कोविड लेवल के आसपास ये स्टॉक का प्राइस फिर से पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि हमने देखा था कि जब प्री कोविड आया था उससे पहले स्टॉक ऑलमोस्ट 1740 के आसपास का हाई लगाया था और आज भी आप देखेंगे तो 1750। लेकिन प्री कोविड लेवल में अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करते हैं तो निफ्टी उस समय 12400 के आसपास के हाई पे था, जो कि आज 19000 के भी ऊपर कामकाज कर रहा है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो शायद 32000 के आसपास का कुछ बैंक निफ्टी का हाई था, जो कि आज 44 से 46000 के बीच में कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसके मुकाबले अगर आप देखें तो सारे बड़े बैंक्स जो है वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये बैंक जो है बहुत ही रेंज में चलता हुआ दिख रहा है। अपर साइड में इसकी रेंज जो है कहीं ना कहीं 2000 के आसपास अटक जा रही है। एक बार इसने जरूर 2200 2250 तक का हाई लगाया था, लेकिन वो बिल्कुल टिका नहीं, तुरंत वहां पे करेक्शन आया। लेकिन इसकी जो ब्रॉड रेंज है वो अपर साइड में 2000 की है और लोअर साइड में अगर आप देख रहे हैं सपोर्ट, जो कि एक ट्रिपल बॉटम जैसा सपोर्ट आपको देखने मिल रहा है, एक बार, दो बार और तीन बार 1650 के आसपास जो है इसमें सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। हाल में भी अगर हम देख रहे हैं तो हमने देखा था 31 मई के दिन यहाँ पे एमएससीआई की रिबैलेंसिंग हुई थी और उस दिन बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे आपको एक बाइंग देखने को मिली थी। स्टॉक में लगभग लगभग 8 करोड़ 85 लाख शेयरों के वॉल्यूम यहाँ पे देखने मिले थे। आप देख सकते हैं वॉल्यूम कैंडल कितनी हाई देखने मिल रही है। और अगर आवरली चार्ट में देखेंगे तो सारी जो बड़ी डील्स हुई थी जिसमें से लगभग 7.5 करोड़ शेयरों से ज्यादा का जो वॉल्यूम था वो आपको आखिरी आधे पौन घंटे में ही देखने को मिला था। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बहुत बड़ी एडजस्टमेंट हुई। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी किसी ने आखिरी आधे एक घंटे में उठाई है तो ये सोच के तो नहीं उठाएगा कि ये स्टॉक गिरने वाला है या फिर गिरेगा, क्योंकि उसको डेफिनेटली कोई ना कोई ग्रोथ दिख रही होगी। एमएससीआई इंडेक्स में अगर कोई स्टॉक शामिल हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उनको क्या दिख रहा है जो कि एक आम आदमी को नहीं दिखता।
यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो हमने देखा था 10 अप्रैल और 11 अप्रैल के बीच एक बहुत बड़ा गैप बना था, जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि रिटेलर क्या इस गैप के चक्कर में ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा गैप दिख रहा है, जो कि 10 अप्रैल का हाई था 1768 रुपए का, और फिर 11 अप्रैल का जो लो था वो था 1826 रुपए का। तो ये जो गैप था एक बड़ा गैप था 3 से 4% के आसपास का, जो कि फिल नहीं हुआ था। तो फाइनली वो गैप जो है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फाइनली फिल हो चुका है। लेकिन अब ये चीज एक बहुत बड़ी सवाल बनता हुआ दिख सकता है उन लोगों के लिए, रिटेलर्स के लिए, कि किन लोगों को ये चीज पता नहीं थी कि ये गैप फिल होगा या नहीं होगा। तो ऑलमोस्ट सभी जान रहे थे कि ये गैप अगर फिल होता है तो फिर वहां पे आपको सपोर्ट देखने मिल सकता है। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ा खेल हो सकता है कि जब सबको पता हो या सब मैक्सिमम लोग ये चीज पे बैट करें कि इस लेवल के आसपास सपोर्ट देखने मिलेगा, यानी कि अगर कोई रिटेलर है उसको पता है कि 1768 के आसपास स्टॉक में एक गैप फिल होगा और उसके बाद स्टॉक बाउंस हो सकता है, तो डेफिनेटली वो 1780 1790 के रेंज से अगर बाइंग करना चालू करता है। लेकिन जब रिटेलर्स किसी एक लेवल पे दाव लगाते हैं तो डेफिनेटली उस लेवल पे कभी भी बाजार नहीं रुकता है। और यहाँ पे आपने सामने देखा यहाँ पे कि पिछले 2-3 दिनों में यहाँ पे उस लेवल को 1768 के नीचे भी जाके क्लोज दिया। फ्राइडे के दिन में भी स्टॉक आपको यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दिया। कहीं ना कहीं ऑपरेटर ये जरूर चाहेगा कि जहां पे जिसको सपोर्ट लग रहा है उस लेवल को तोड़ा जाए, ताकि उन लोगों का कॉन्फिडेंस लो हो और उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर किए जाए। हमने देखा था कि नतीजे से पहले इस स्टॉक में एक बड़ी तेज रैली बनी थी, लगभग लगभग 1987 तक के लेवल यहाँ पे देखने मिले थे। लेकिन अगले ही दिन एक बड़ी तेज गिरावट हुई और उसके बाद से कहीं से भी साइजेबल रिकवरी देखने नहीं मिली और एक तरफा स्टॉक गिर रहा है। ऐसा नहीं है कि बाकी बैंक्स नहीं गिरे हैं, लेकिन एज कंपेयर अगर आप देख रहे हैं इसके पीक से, तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 10-15% तक टूट चुका है। लेकिन बाकी बड़े बैंकों में जो है 5 से 4% तक की भी गिरावट जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को नहीं मिली। बात करें अगर इस स्टॉक की, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही ये स्टॉक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल भी बड़े कोई मूवमेंट अभी तक फिलहाल देखने नहीं मिला है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपने एनालिसिस की बात करूं, 1650 रुपए का जो लेवल है वो डेफिनेटली आप ये मान के चल सकते हैं कि एक बड़े सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगा। जो एक बड़ी गिरावट थी ऊपरी लेवल से करेक्शन का, वो देखने मिल चुकी। यहाँ पे एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी ये है कि मिस्टर उदय कोटक जो है बैंक के सीईओ, उनका टर्म जो है वो दिसंबर के आसपास खत्म होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद नया सीईओ कौन बनेगा, लेकिन डेफिनेटली हमने देखा था इसको सेम चीज एचडीएफसी बैंक के केस में भी, कि वहां से जब उनके सीईओ हटे थे फिर नए सीईओ का नाम आया, उसके बाद आज एचडीएफसी बैंक फिर उसी तरीके से कामकाज कर रहा है। तो कोटक बैंक फंडामेंटली बहुत मजबूत स्टॉक है। इसमें अगर आप एफआईएस की होल्डिंग भी देखेंगे तो आपको एफआईएस का फेवरेट स्टॉक देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं सबका भरोसा है, लेकिन डेफिनेटली जो अनसर्टेनिटी है वो मार्केट को पसंद नहीं है। तो इस स्टॉक के लिए जो एक बड़ा ट्रिगर होगा वो होगा सीईओ की अनाउंसमेंट। अब वो सीईओ की अनाउंसमेंट जो है वो कब आएगा कब तक नहीं आएगा, इस बात पे जो है वो चीज आप मान सकते हैं कि जिस दिन ये अनाउंसमेंट आएगी और जैसे अगर मार्केट को पता चलेगा कि होने वाला है, डेफिनेटली एक बार स्टॉक रिकवर करने की वहां से कोशिश करेगा। बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर है, तो डेफिनेटली फिर वो लोग जिन लोगों के पास ये स्टॉक नहीं है या बहुत जो यहाँ पे अंडर ओन है, वो फिर इस स्टॉक में ओन करने की कोशिश करेंगे, उसको खरीदने की कोशिश करेंगे। और डेफिनेटली यहाँ पे 1650 रुपए का अच्छा सपोर्ट बन सकता है। 1650 रुपए का अगर लेवल नीचे की तरफ टूटता है तो फिर थोड़ा कंसर्निंग हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वैल्यूएशन जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे आ सकती है। कोटक बैंक खाली अकेले बैंक नहीं, उसके अंदर बहुत सारे बिजनेसेस हैं और बहुत सारी चीजें, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, एएमसी, कोटक महिंद्रा प्राइम, और उसके बहुत सारी चीजें जो है उसके अंदर चलती हुई दिख रही है। तो सबके बिजनेस का जो है वो टोटल कंसोलिडेटेड जो है आपको देखने को मिलता है। अगर आप इस कंपनी की टोटल वैल्यूएशन देख रहे हैं तो टोटल वैल्यूएशन आपको देखने मिल रही है 21 के पी के आसपास चलता हुआ दिख रहा है और 3.5 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप चलता हुआ दिख रहा है। अब अगर यहाँ पे कभी इन फ्यूचर कोई डीमर्जर होता है तो डेफिनेटली वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखाई देगी। बार बार यहाँ पे आपको एक चीज निकल के आती है कि ये कोई बैंक का एक्विजिशन कर सकता है या कुछ, वो सारी चीजें अलग है। इस स्टॉक का अगर आप हिस्टोरिकल पी देखेंगे तो लगभग 35-40 के आसपास चलता था, क्योंकि उसको टोटल वैल्यूएशन जो थी उसके हिसाब से मिलती थी। लेकिन अभी यहाँ पे आपको वैल्यूएशन 20-21 के आसपास देखने मिल रही है। पिछले 3 सालों से ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं चला है, यहाँ की कोई भी बड़ा रिटर्न इस स्टॉक में फिलहाल देखने को नहीं मिला है। जैसा कि हमने आईटीसी के केस में भी देखा था कि 2-3 साल तक वो स्टॉक बिल्कुल ठहर गया था, लेकिन जब चलना चालू तो हमने देखा किस तरीके का यहाँ पे रिटर्न देखने मिला। प्राइस टू बुक देख रहे हैं 3.12 के आसपास चलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस स्टॉक का आप ये चीज समझ के चल सकते हैं कि जिस भी दिन ये स्टॉक जो है आपको 2000-2050 के ऊपर ब्रेकआउट देगा,
ये स्टॉक फिर रुकेगा नहीं। ये स्टॉक में आपको फिर उसी तरीके के मूवमेंट देखने मिलेंगे जैसा कि आपको एल या बड़े स्टॉक्स में देखने को मिले। उसके बाद ये स्टॉक 2200 से 2500 के लिए डेफिनेटली जो है वो तैयार होता हुआ आपको दिखाई देगा ही देगा। अब जिन लोगों को डर है कि क्या ये इस स्टॉक का हाल यस बैंक की तरह हो जाएगा, तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि ये यस बैंक की तरह इस कंपनी का हाल होगा। अब किस्मत रही तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फंडामेंटली ये स्टॉक बहुत ही मजबूत है। आप यहाँ पे कुछ भी देख लीजिए, इसके फंडामेंटल देख लीजिए। अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखते हैं तो आपको हर साल लगातार यहाँ पे रेवेन्यू में जो है बढ़त देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट का अगर आप आंकड़ा देखेंगे, लगातार साल दर साल ये स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2019 में 7,120 करोड़ था, जो कि बढ़ के 14,780 करोड़ गया 2023 में। ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा जो है वो आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिली 4-5 सालों में। 2020 के आसपास का जो आंकड़ा था 8,600 करोड़, वो बढ़ के 14,780 करोड़ हो गया। लेकिन स्टॉक आज भी 2020 के लेवल के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो कि उस समय का लेवल था। तो प्रॉफिटेबिलिटी तो पिछले 3-4 सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन स्टॉक अभी तक परफॉर्म नहीं किया है। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर ये स्टॉक जो है जो अटका है तो कब चलना चालू होगा। अब इस कब चलेगा, कोई स्टॉक कब तक कहां जा सकता है, इसके ऊपर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जब चलना होगा डेफिनेटली वो चलेगा। आप यहाँ पे होल्डिंग देखेंगे प्रोमोटर्स की, वो कांस्टेंट है 26% के आसपास है। वो लगातार इतनी ही बनी हुई, यहाँ पे कोई भी बिकवाली या कोई ऐसा कुछ आपको खास देखने नहीं मिल रहा है। एफआईएस की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो जून क्वार्टर में एफआईएस की होल्डिंग बढ़ी है। मार्च क्वार्टर में 39.4 थी, जो कि जून क्वार्टर में बढ़ के 41.5 हुई थी। एफआईएस ने यहाँ पे अपनी स्टेक बढ़ाई है। डीआईएस की भी बात करें तो वो 21 से घटा के 19.6 करते हुए दिखाई दे, और पब्लिक शेयर होल्डिंग की भी बात करें 13.27 से घट के 20.89% पे होती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है रेंज में चलता हुआ दिख रहा है। रेंज के बॉटम साइड पे आए तो यहाँ पे आप डेफिनेटली खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम बात करें डाउन साइड मैक्सिमम कितनी है, 50 से 100 रुपए की और मैक्सिमम डाउन साइड अगर यहाँ पे आनी होगी डेफिनेटली आ सकती है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि ये स्टॉक 1600 1650 के रेंज में नहीं जा सकता। लेकिन डेफिनेटली अगर यहाँ से आप अपसाइड की बात करें, अगर आपको पक्का भरोसा है कि ये स्टॉक आगे चल के एक अच्छा आउट परफॉर्मर बन सकता है, तो आपको एक अच्छे रेट पे अच्छे प्राइस पे ये स्टॉक डेफिनेटली मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं कि कोई रेकमेंडेशन नहीं है किसी भी के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस है जिसके ऊपर यहाँ पे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें और अपने रिस्क कैपेबिलिटी को ध्यान में जरूर रखें, ताकि आप वहां पे उस स्टॉक को ले सके। कन्विक्शन आपका होना बहुत जरूरी है। बाकी लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जब पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।